नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बिलेटेड शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सबकी दिवाली बढ़िया रही होगी। और आज की इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट न्यूज़ के बारे में, जहाँ पे महिंद्रा डिफेंस ने और एम्ब्रेयर, जो कि ब्राज़ील की एक एरोस्पेस कंपनी है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है इस फॉर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग C390 एयरक्राफ्ट इन इंडिया। और इसी के अराउंड आज का डिस्कशन रहेगा कि क्या इस डील का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, और कुछ रिजर्वेशंस जो इन जनरल इस नॉट इस एयरक्राफ्ट बट जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उनमें कुछ रिजर्वेशंस हमको देखनी पड़ेंगी और कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है, बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। सो उसी उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज का डिस्कशन और एनालिसिस आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके शेयर और लाइक करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है टू क्रिएट सच कंटेंट। सो चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हम ये समझे कि इस पूरे डील का कॉन्टेक्स्ट समझे, तो हम ये देखेंगे जो बहुत ही बेसिक प्रथम दृष्टया जो फोकस है, कि हमें हमारे जो पुराने यानी कि हमारे मीन्स इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने एयरलिफ्टर लिफ्टिंग एक एयरक्राफ्ट से उनको रिप्लेस करना है। सो इनकी भी कैटेगरीज है। तो अगर हम लाइट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लोअर एंड पे आपके डॉर्नियर और HS-748 एयरक्राफ्ट होते हैं। आपकी मीडियम कैटेगरी में अब तक AN-32 एयरक्राफ्ट है, और मीडियम टू हैवी कैटेगरी में आपके अभी तक IL-76 जो रशियन एयरक्राफ्ट है, ये यूज़ होते आए हैं। अब इसमें से ज़्यादातर एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अपग्रेड्स भी ज़्यादातर हो के उतने ज़्यादा अब स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत सारी कंपनियां अब उस रूप में रही कि वो हमको स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करा सके। इसलिए हमको अब नए एयरक्राफ्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लीट है वो अब एक तरीके से ऑब्सोलिसेंस की तरफ जा रहा है। इसमें अगर हम डिस्कस करें अभी तक क्या क्या हुआ है, तो अगर हम देखें कि जो लाइट कैटेगरी में है उसमें काफ़ी मूवमेंट्स हुई है, काफ़ी अपडेट्स हुए हैं। डॉर्नियर को HAL ने काफ़ी हद तक अपडेट किया है, बट जो सीरियस इस कैटेगरी का सबसे बड़ा एक्चुअल टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग या फिर इम्पोर्टेंट एसेट था एयरलिफ्टिंग के लिए, वो आपका एवरो HS-748 था। वो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने एयरबस से C295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। 40+16 का ऑर्डर है, और भी कुछ 15 से 20 का ऑर्डर और आने वाला है फ्रॉम कोस्ट गार्ड एंड नेवी। करीबन जो 16 एयरक्राफ्ट इस C295 के हैं वो हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे, और बाकी के जो है वो भारत में लाइसेंस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाय टाटा। उनकी गुजरात में एक नई फैसिलिटी और फैक्ट्री ओपन हुई है, फाइनल असेंबली लाइन जिसे कहते हैं, और उसको वहाँ यहाँ पे कुछ हद तक इंडिजिनस कंटेंट से और कुछ हद तक इम्पोर्टेंट कंटेंट से बनाया जाएगा। तो उस कैटेगरी को हमने धीरे-धीरे एड्रेस किया है, लेकिन जो सबसे बड़े कैटेगरी के एयरक्राफ्ट्स होते हैं आपके मीडियम और हेवी कैटेगरी के, जो कि इस केस में फिलहाल AN-32 और IL-76 एयरक्राफ्ट है, उसको अभी रिप्लेस करने के लिए MTA प्रोग्राम, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चलाया गया है। और करीबन 40 टू 80 कुछ जगहों पे 100 एयरक्राफ्ट का भी पोटेंशियल ऑर्डर लिखा जाता है, तो काफ़ी बड़ा डील है। इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 18 टू 40 टन का जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका पेलोड कैपेसिटी है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें फिलहाल हमारे पास 3 कंटेंडर्स हैं। इसमें पहला तो यूरोप का A400M एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद आपका ब्राज़ील का C390M एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद आपका US का C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है। अब रही बात C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की, तो हमने ये एयरक्राफ्ट पहले से भी यूज़ किया है, और इसको कुछ हद तक टाटा भारत में भी मैन्युफैक्चर करता है, बट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आपका यूएस से ही होके आता है। बट आपका जो A400M है वो एकदम नया प्लेटफॉर्म होगा, बट वो इन दोनों एयरक्राफ्ट है, यानी कि ब्राज़ील का C390M एयरक्राफ्ट और आपके C-130J, इससे ये काफ़ी बड़ा है। नियर इसका जो पोटेंशियल है, यानी कि पेलोड कैपेसिटी है, तो वो RFI के रेंज जो 18 टू 40 टन है, तो वो 30 टू 40 टन के आसपास जाके बैठता है। सो आज मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये नहीं है कि किसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन कितना ऊपर उड़ सकता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा हमारा फोकस आज रहेगा कि हमने पिछले कुछ टाइम में जो सबसे ज़्यादा हमारा जो एरोस्पेस सेक्टर जिसकी वजह से सफ़र किया है, वो सफ़र किया है सप्लाई चेन रेजिलियंस या फिर सप्लाई चेन क्राइसिस से। अब हमने देखा जैसे जिसका जिसका और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो उसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है। पहला तो हमारा LCA तेजस है,
और अगर सप्लाई चेन क्राइसिस में भी आगे बढ़ने से पहले, एलसी तेजस के बारे में आगे बढ़ने से पहले, अगर हम सप्लाई चेन क्राइसिस की भी बात करें तो इसमें भी इंजन सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम बन के आ रहा है कि एयरक्राफ्ट का इंजन सप्लायर नहीं सप्लाई कर रहे हैं टाइम पे। सो दो, पहले मैंने आपको बताया 2 एयरक्राफ्ट है, अब एक्चुअली 3 एयरक्राफ्ट हो गए हैं। सो अगर हम आगे बढ़े, सो पहला एग्जांपल आपका एलसीए तेजस का G404 इंजन है, उसके बाद STT-40 का इंजन है, उसके बाद आपका इन जनरल जो सप्लाई चेन क्राइसिस हुआ है वो पूरा का पूरा अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने बोइंग से लिए हैं उसका क्राइसिस है। और अगर आपको एक और एग्जांपल लेना ही है तो आपका पोटेंशियली तपस का जो इंजन है वो भी एक यूरोपियन कंपनी जो चाइनीज जिसको चाइनीज बाय आउट कर चुके हैं, या फिर उसका एक उसमें एक बहुत बड़ा शेयर चाइनीज का है। सो वो इंजन भी हमारे तपस में यूज होते हैं। सो इस केस में अगर क्राइसिस जहाँ पे आई है, सबसे बड़ी क्राइसिस तो एलसीए के इंजन में आई है। इतना लेट हो चुका है कि एक एक इंजन आने की खबर भी हमारे लिए एक बड़ी खबर बन के उभरती है। हर महीने 1 या 2 इंजन आते हैं, और ठीक है, ये अगर कंसिस्टेंटली 2 इंजन भी आए तो ये अपने आप में एक अच्छा नंबर है। बट फिलहाल जो रेट्स है, तो जी इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है। उनकी सप्लाई लाइन जो है G404 यानी कि एलसीए तेजस मार्क 1 का जो इंजन है उसको लेके अभी तक उनके जो सप्लाईज है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पे असर पड़ रहा है, क्योंकि जो पुराने एयरक्राफ्ट से रिटायर हो रहे हैं और जो नए एलसीए मार्क 1 है वो आने में देरी कर रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि एचएएल के फैसिलिटीज़ में नए एयरक्राफ्ट बन के खड़े हैं, बस उनमें इंजन नहीं है। तो इसे देख के और बुरा लगता है। सो क्या सप्लाई चेन क्राइसिस कैसी दिखती है? इट डज़ लुक वेरी पेनफुल। उसके बाद जो मैंने बताया, STT-40 के इंजन्स भी डिले किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि STT-40 के इंजन कौन से हैं, तो एक सेकंड अगर मैं देखता हूँ। हाँ, तो ये हनीवेल के TPE-331 इंजन है, ये भी डिले किए जा रहे हैं। और हर बार हमको जब समझ में आता है कि जब हमारा कोई प्लेटफॉर्म अराउंड मैच्योरिटी होता है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनने को है, और हर बार ऐसा ही होता है कि ये कंपनियां इंजन सप्लाई करने वाली मना कर देती है। और ऐसा सेम एक्चुअली इंस्टेंस मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल बोले, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को भी याद आ रहा है, तो ये 4 या 5 एग्जांपल हो रहे हैं। सो अर्जुन टैंक का इंजन भी अभी तक नहीं आया है, जो कि MTU से आना था। सो उसके यही कारण था कि अर्जुन टैंक का जो नया इंजन है, कि जो 1800 हॉर्स पावर का नया इंजन बनाया जा रहा है, 1500 टू 1800 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वो MTU के इंजन को रिप्लेस करने के लिए था। और उसी के साथ साथ जो पैरेलली जोरावर के लिए जो नया टैंक जो नया हमारा लाइट टैंक बन रहा है, उसके लिए भी नया इंजन बनाया जा रहा है। फिलहाल कमिंस का इंजन है। और साइड बाय साइड जो टाटा वैप है, या फिर जो जनरल DRDO का वैप है, जो महिंद्रा और टाटा के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इनफैक्ट आने वाला जो IFV है आपका, DRDO AAP जिसे कहते हैं, एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी जो इंजन है वो पूरे इस अर्जुन डिबैकल के बाद ही स्टार्ट हुआ है, जिसपे मैं पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से ये फॉरेन कंपनियां मैनिपुलेट करती है हमारी सप्लाई चेन्स को, जस्ट बिकॉज कि हम एक बहुत ही मैच्योर प्रोडक्ट को अचीव करने पे है। और प्रोडक्ट अच्छा है, बट हमारी कमजोरी ये है कि हम इंजन नहीं बना पा रहे, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ पे एडवांस मटेरियल साइंस और जो फोर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, यानी कि मेटलर्जिकल फोर्जिंग, उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है, हम उस पर ज़्यादा काम अभी तक महारत अभी तक अचीव करने में थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। सो अगर हम सम अप करें कि इंजन के साथ खेल होता है एट लास्ट, और ये हम देख पा रहे हैं। और हम देखें अगर कि जो हमारे 3 कंटेंडर्स है MTA के केस में, जो कि है आपके A400M, आपके C390 और आपका C130 जो सुपर हरक्यूलिस। इसमें से जो एम्ब्रेयर का इंजन है वो आपका अमेरिकन इंजन है, यानी कि C390। यस, ब्राज़ील का एयरक्राफ्ट है, बट जो इंजन है वो अमेरिकन प्रैट एंड विटनी का इंजन है। आप अगर विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो आपको IAE नाम से एक कंपनी दिखेगी, बट अगर आप और थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो आपको देखेंगे इस कंपनी में जो काफ़ी सब्सटैंशियल स्टेक्स है वो प्रैट एंड विटनी के है। सो उसके बाद C130J आपका एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी है, वो भी अमेरिकन इंजन है। इसमें से सिर्फ A400M है जिसके पास इंजन यूरोपियन ओरिजिन का है, और यूरोप पूरी तरह एक यूरोपियन कंसोर्शियम ओन्ड कंपनी से है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये बोलेंगे कि देखो हमारे पास पहले C130J है, C17 हरक्यूलिस है, C295 है, और हमारे नेवी के P8I पोसाइडन है। देखिए बात सही है। अब C295 में भी एक अगर हम सिर्फ हमारी पूरी की पूरी एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को एक सिंगल बॉक्स में देखें,
सो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा और डीप डाइव करेंगे जो आपके डिफेंस एनालिस्ट पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो C295 का भी जो इंजन है वो प्रैट एंड विटनी का ही है। सो अगर आप एक और डील इवन अगर जैसे कि C295 आपने ले लिया, अब उसके साथ साथ आप ये C390 भी ले लेते हैं, तो आपका जो करीबन पूरा का पूरा एक्सक्लूडिंग, अगर मान लेता हूं कि आपने हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट वाला डील थोड़ा एमटीए को काट के या फिर एमटीए से अलग करके आपने A400M को भी दे दिया, तो आपका जो मेजॉरिटी पार्ट है जो स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी का, उन एयरक्राफ्ट्स का जो इंजन है वो पूरी तरह अमेरिकन हो जाएगा। यानी कि आपका C295 भी अमेरिकन इंजन है, आपका C390 या फिर C130J भी अमेरिकन इंजन है, और खैर थोड़ा बहुत एंड में जो बचेगा वो जो IL-76 और आपका इवन मैं अज्यूम कर लेता हूँ आप A400M को हैवी लिफ्ट मान के काम चलाते हैं और थोड़ा सा ऑर्डर A400M का ले लेते हैं, तो वो आपका कैटेगरी थोड़ा बहुत एयरक्राफ्ट का बच जाएगा। अदरवाइज आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो अमेरिकन के भरोसे हो जाएगी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के भरोसे हो जाएगी। और यही जो बात थी मैंने शुरुआत में बताया कि क्यों मुझे इस पूरे डील में थोड़ी सी रिजर्वेशंस है। नॉट द पर से कि डील नहीं होनी चाहिए, बट हमको जो भी ऑप्शंस वे इन करने चाहिए वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके करने चाहिए। हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये इंजन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो कंपनियां हैं भले ही दूसरी कंपनियां हैं यानी कि यूरोपियन या ब्राजीलियन कंपनियां, बट इनके इंजन अमेरिकन है। हम जब ऑर्डर प्लेस करें तो अमेरिका बीच में नहीं आना चाहिए, हमें इंजन एट एनी कॉस्ट चाहिए, या फिर ज़रूरत पड़े इनसे बात करके, कंपनी से बात करके हमें इंजन की फैसिलिटीज़ इंडिया में बनवा के दे। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, चीज़ें ऐसी वर्क नहीं करती है। बट जो रिजर्वेशन थी कि हमको क्यों बहुत सचेत रहना चाहिए C390M या फिर C130J, और अनफॉर्चुनेटली ये एक सिंगल वेंडर सिचुएशन के साथ ही एंड अप होता है। इवन इफ अगर मैं कहता हूँ सिंगल वेंडर ना सही तो दो वेंडर्स बचते हैं, IL-76 का जो नया वर्जन है और ये 400M जो यूरोप का है। सो that these two aircraft gives us proper श्योरिटी कि हम एक ऐसी कंट्री के, हमारा जो स्ट्रेटेजिक लिफ्टिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी और किसी कंट्री के लीडर के मूड पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो इसी को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना चाहिए। मेरा काम इस पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना था। तो अगर मैं समराइज करूं, अगर हम C390M इवन C130J लेते हैं और कंसिडरिंग C295 हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो इस कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा भारत का जो एयर लिफ्टिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टिंग कैपेसिटी है इन द लाइट एंड द मीडियम कैटेगरी, वो पूरा का पूरा अमेरिकन इंजन्स के भरोसे हो जाएगा। हम ऑलरेडी एक बार गलती कर चुके हैं LCA तेजस के लिए, जी इंजन्स सिलेक्ट करके, तेजस मार्क 2 के लिए भी जी इंजन्स सिलेक्ट करके हमें मेक श्योर करना चाहिए कि भाई ये गलती से दूसरी कैटेगरी में ना हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्लानिंग और चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, एंड अगेन बिलेटेड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।